हेलो एंड वेलकम टू दी यूट्यूब वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, मेरे पीछे जो डेट दिख रही है आपको उसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं इस बारे में बात करने वाली हूँ कि सबसे पहले तो ये जो डेट है, ये डेट क्या है। तो जितने भी बच्चे 2023 का अटेम्प्ट दे रहे हैं हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम का, जिसके लिए आप सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें पता होगा भाई 28 में इज़ दैट डे, इज द डे ऑफ द टेस्ट। आपने जितनी पूरे साल मेहनत करी है उसका जो परीक्षा होने वाली है, उसका जो टेस्ट होने वाला है, इट इज द डेट। एंड दैट इज व्हाई आई हैव कम अप विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेयर आई विल बी एनालाइजिंग कि भाई लास्ट कुछ टाइम से इकोनॉमी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, कौन से एरिया में से क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ पता है? क्योंकि हमको इस टाइम बिल्कुल बुल्स आई पे हिट करने की ज़रूरत है। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बीट अराउंड द बुश। हमें एकदम टारगेटेड स्टडी करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम है कम, और जो हमारा सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स में जितने टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। एंड स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के साथ। एंड फॉर दो स्टूडेंट्स जो साइंस बैकग्राउंड से हैं तो उनको काफ़ी टफ लगती है। अच्छा, इकोनॉमी के साथ बेसिकली छोड़िए साइंस वाले स्टूडेंट्स, जो कॉमर्स वाले बच्चे भी है ना, तो वो आधे टाइम तो इसी डायलेमा में रहते हैं, ये इजी है कि हार्ड है, इजी है कि हार्ड है, क्या है, टफ है, ये है वो है। इकोनॉमी इन वन जस्ट वन वर्ड इफ आई हैव टू डिस्क्राइब इज टेक्निकल। इजी है, टफ है, मुझे नहीं पता है। मुझे ये जरूर पता है कि इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट इज टेक्निकल। नाउ व्हाई इट इज टेक्निकल? बिकॉज you need to learn lot of concepts, definition पे definition, concepts पे concepts। start होता है GDP से, फिर उसके बाद NDP, NNP, इन्फ्लेशन क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिर उसके टूल्स क्या होते हैं, टूल्स में भी देर आर क्वांटिटेटिव टूल्स, देर आर क्वालिटेटिव टूल्स, फिर इनका क्या इम्फेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये जब तक कॉज एंड इफेक्ट तो समझने वाली बात बहुत दूर में आती है। पहले बच्चों को टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स ही समझ नहीं आते। क्यों नहीं समझ आते? क्योंकि आप बेसिक्स पे फोकस नहीं करते। आप चाहते हैं हम फर्स्ट टाइम में जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रीड करें ना, वो मुझे समझ आ जाए। एनसीईआरटी पे मेहनत नहीं डालना चाहते। बार बार रिपीटेडली अपनी फैकल्टी से क्वेश्चन पूछते हो, मैम यस सर एनसीईआरटी पढ़े कि नहीं, क्या स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक काफ़ी रहेगी? तो जब जितनी बार आप मुझसे पूछोगे उतनी बार मेरा यही जवाब रहेगा कि एनसीईआरटी स्पेशली फॉर इकोनॉमी इज द की टू सक्सेस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ के आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, बट आपके आगे की जो राह है, ये जो इजी और हार्ड का डायलेमा है, ये सॉल्व थोड़ा बहुत हो जाएगा। ठीक है ना? सो क्यों टेक्निकल है, हम बेसिकली बात कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स पे कहानी खत्म नहीं होती है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इंटररिलेटेड। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन के ऊपर, वो जब तक समझ नहीं आएगा, जब तक पहले मुझे इंडिविजुअल लेवल पे ये नहीं पता कि इन्फ्लेशन क्या होता है और जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, और हर एक टूल का फंक्शन है क्या, यूज़ क्या है। ठीक है? एंड लास्ट, द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज कोई भी एक ऐसी किताब नहीं है जो इस पूरे सब्जेक्ट को अपने आप में समेट सके। फिर आप कहोगे मैम तो आप क्यों प्रिस्क्राइब करते हो कि आप रमेश सिंह पढ़ लीजिए या सिंघानिया पढ़ लीजिए या संजीव वर्मा पढ़ लीजिए या कोई और बुक पढ़ लीजिए? तो स्टूडेंट्स देखिए, वहाँ पे क्या होता है, एक बेस आपको मिल जाता है, लेकिन आपको उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स के साथ। कैसे? अब यूपीआई क्या है? मनी को ट्रांसफर करने का एक मैकेनिज्म है। ये आप कहाँ पढ़ोगे? ये आप कोई किताब में, कोई सी भी किताब उठा लीजिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी, लेकिन यूपीआई से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुआ है ये आपको उस बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि इकोनॉमी तो हर रोज चेंज होती है, रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है, हर साल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एफडीआई एफपीआई हर चीज का डेटा बदलता है। तो हर साल कैसे कोई बुक सारी चीजों को एनकम्पास कर सकती है? इसलिए आप
ये नुआंसेस पे नहीं जाते हो सब्जेक्ट के। अल्टीमेटली आप ये घोषणा कर देते हो भाई ये सब्जेक्ट हमसे ना हो पाई, ये सब्जेक्ट तो बहुत टफ है, मैम क्या करें, समझ नहीं आ रहा, बाकी सारे सब्जेक्ट हो गए, अब क्या करें। आप कुछ ऐसे थोड़े से टॉपिक्स बता दो जिससे हम पढ़ लें और हमारी जो नैया है वो यूपीएससी की पार हो जाए, बाकी सब्जेक्ट्स हम देख लेंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आज की वीडियो में। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है वीडियो के एंड तक। क्या करना है आपको? अटेंटिव रहना है वीडियो के एंड तक, ठीक है। तो इकोनॉमी मैंने आपको बता दी क्यों आपके लिए एक पेन पॉइंट है, क्योंकि ये रीजन है, मैं मानती हूँ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस नहीं करना चाहते हो, फोकस नहीं करते हो तो कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता कर पाते हो कि क्या क्यों कैसे हो रहा है, और एक किताब कोई है नहीं जिसका घोटा मारा और पेपर दे दिया, ठीक है। चलो अब क्या करें, अब है तो है, झेलना तो पड़ेगा। सब्जेक्ट में इसका जो एग्जाम में वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, एग्जाम के वेटेज के ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। तो अब कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा, कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 2013 से देखो, 2013 में कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चंस। इतना पीछे नहीं जाते, मैं तो आपको 2018 से लेके चलती हूँ, क्योंकि आपने 2023 में पेपर देना है या 2024 में, कोई से भी 24 वाले दे रहे हो 23 वाले दे रहे हो, सबके लिए ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टॉपिक अंडर इकोनॉमी जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 2018 में 13 क्वेश्चन, भाई 100 ही तो टोटल क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आप मान लो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ नॉट सिलेबस, बट पता नहीं भगवान जाने कहाँ से आते हैं। बच्चे कितने? 90 क्वेश्चन, ठीक है ना। 90 में से कितने? 13 क्वेश्चन अगर इकोनॉमी। अभी तो मैंने इसमें स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स नहीं जोड़े, अगर मैं स्कीम्स, प्रोग्राम, वर्ल्ड रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस को जो डाल दूँ या प्लस कर दूँ तो ये नंबर काफ़ी ऊपर जाएगा। ये जो 13 क्वेश्चंस का नंबर है, दिस इज जस्ट प्योरली जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, डज नॉट इवन इंक्लूड दीज रिपोर्ट्स, दीज इंडेक्सेस, द स्कीम्स, अदरवाइज वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी का ही सबसेट माना जाता है। तो 13 क्वेश्चन तो सीधा सीधा इकोनॉमी में से आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखो 2020 में 14 क्वेश्चन, 2021 में 13, 2022 में 16, और अभी भी कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा, अगर हम ट्रेंड को देखें, क्योंकि हम ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए ही आगे की प्रिपरेशन करते हैं, मुझे ये देख के कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि 2023 में या 2024 में अचानक से ये नंबर 8 हो जाएगा या 5 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। इवन इफ 10 भी हो जाए तो क्या मेरे लिए वो 10 क्वेश्चन मैटर नहीं करेंगे, मेरे 20 नंबर मैटर नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी को छोड़ देते हो फिर किसके भरोसे हो? हिस्ट्री डे बाय डे, एग्जाम भैया अगर आप 2020 से ट्रेंड देखोगे तो हिस्ट्री ऐसी होती जा रही है कि आपकी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उससे बाहर जाता जा रहा है। बचा क्या? पॉलिटी बचा, और ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, टेक्निकल लगती है। तो इकोनॉमी क्या है? इंडिस्पेंसिबल है, अब चाहे हंस के करो या रो के करो। तो अब जो बच्चे हंस के करते हैं उनकी जैसी तो कोई बात ही नहीं है, जो फोकस करते हैं, जो मेहनत करते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप कहोगे मैम आप ऐसे बता दो कि बस जैसे तैसे करके पेपर हो जाए, तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपका फोकस, आपका जो टारगेट होना चाहिए पहले उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे होना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ हम स्कूल में करते थे, भाई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, पूरा चैप्टर नहीं समझ आ रहा, यार वो बता दो जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उस एरिया को पहले फोकस करते हैं। टाइम बचा, कैपेसिटी बची दिमाग की, तो दूसरे टॉपिक्स पे भी चले जाएंगे। तो वही चीज़ आज भी हम करेंगे। तो ये हमें पता चल गया ना कि इकोनॉमी को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं ऐसे वो कौन से एरियाज हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलो आओ देखें। तो आप ये देखो सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। यहाँ लिखती जाती हूँ, खैर मैंने अलग से भी लिस्टिंग करी हुई है। बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सा वाला चैप्टर हुआ? जहाँ पे आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। आपकी मनी मार्केट होती है, आपकी प्राइमरी मार्केट होती है, आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है, आपकी कैपिटल मार्केट होती है, जहाँ आप स्टॉक मार्केट्स के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट इशूड बाई गवर्नमेंट, इशूड बाई
बैंक्स इशूड बाय कंपनीज, उन सब के बारे में पढ़ते हो। तो वो हो गया फाइनेंशियल मार्केट। बैंकिंग में क्या आता है आपका? बैंकिंग एनकम्पासेस एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आरबीआई, फिर आपके कमर्शियल बैंक्स, फिर आपके नॉन कमर्शियल बैंक्स, फिर आपके एनबीएफसीज, ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो बैंक्स नहीं है लेकिन फिर भी आपको बैंकिंग जैसी सर्विसेज दे रही हैं, वो सारा कहाँ जाता है आपका? बैंक में। बैंकिंग आई वुड से। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में पता चल गया, इस पे हमें फोकस करना है, ठीक है ना भाई। हमें अगर किताब उठानी है और जहाँ पे जाके रट्टे मारने स्टार्ट करने हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए, ये उनके लिए जिनको एकदम इकोनॉमी ईजिली समझ नहीं आती है, तो कहाँ से? अब वो रट्टा ही मारेंगे, पेपर तो निकालना है क्योंकि। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर में क्या पढ़ते हो आप? बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपका जो करंट अकाउंट हो गया, आपका जो कैपिटल अकाउंट हो गया, एफडीआई, एफपीआई, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब के बैलेंसेस, ये कहाँ पढ़ते हो आप? एक्सटर्नल सेक्टर में। इसमें से कितना आप देख रहे हो वेटेज कितना ज़्यादा है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर बात करें तो 14 क्वेश्चंस उसमें से। फिर आप देख लो मॉनेटरी पॉलिसी। सो बेसिकली मैं बैंकिंग में ही मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंक्लूड करती हूँ। तो अब आप अपने आप में देख रहे हो कि बैंकिंग प्लस मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो अपने आप में कितना ज़्यादा वेटेज है। तो ये ऐसा पार्ट है, चाहे आप हंसो या रो या जैसे मर्जी करो, ये नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप इकोनॉमी का सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हो और अगर आपने बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी को नहीं ठीक से किया है तो आप इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्फ्लेशन के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते। वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट को या आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो इसमें से आरबीआई या गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेगी, और आपके सामने 3-4 ऑप्शंस होंगे, फिर उसका कॉम्बिनेशन की चूज 1, 2 और 3, 1 and 3 ओनली, नन ऑफ द अबव। तो ये आप नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं था। मैंने आपको कहा था ना, अभी तो मैंने वर्ल्ड रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अभी इंक्लूड ही नहीं करी है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर मैं आपको अपना बाइफर्केशन दिखाऊं, टॉपिक्स दैट आर सुपर 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 इंपॉर्टेंट, वो कौन से टॉपिक्स है? मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग। फिस्कल पॉलिसी, भाई फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? मॉनेटरी पॉलिसी हो गई सेंट्रल बैंक की। फिस्कल पॉलिसी किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, जहां वो ये देखती है कि मेरी पूरे साल में इतनी कमाई है या मेरे ये सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है और मेरे सामने ये खर्चे लाइंड अप हैं। और इसकी जड़ कहाँ है? जो बच्चे मुझसे इकोनॉमिक्स पढ़े उनके दिमाग में बिल्कुल इसका लॉजिक चमक गया होगा, और जिनको नहीं चमका है उनको फिर बता देती हूँ क्यों पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं गवर्नमेंट को। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इतने से पैसे हैं, पॉकेट मनी 5,000 है, लेकिन मेरी ख्वाहिशें जो हैं वो अनगिनत है। मुझे डोमिनोज का पिज्ज़ा भी खाना है, मुझे फ्रेंड को मूवी भी दिखानी है, मुझे नोट्स के प्रिंट आउट भी निकालने हैं। और यही चीज़ सेम गवर्नमेंट के साथ होती है। आप कहोगे मैम गवर्नमेंट के पास तो बहुत पैसा होता है, अरे लेकिन उनके खर्चे भी तो कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी किसकी हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की हो गई। गवर्नमेंट बजटिंग बेसिकली इसी का पार्ट आ जाता है, ठीक है ना। फिस्कल पॉलिसी में जो हम टाइप्स ऑफ बजट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आप FRBM एक्ट पढ़ते हो, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक ऐसा खाता जो गवर्नमेंट बनाती है, किस लिए बनाती है? ताकि उसे पता चल सके कि कितना पैसा देश के बाहर गया, जस्ट नॉट पैसा, गुड्स एंड सर्विसेज, और कितना पैसा देश के अंदर आया इन दी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन दी फॉर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। फिर आता है फाइनेंशियल मार्केट, जहां इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो आप कि भाई गवर्नमेंट को पैसा रेज करना है तो क्या क्या जरिए हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो क्या करते हो आप उसके लिए? फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा। एंड लास्ट इज इन्फ्लेशन। इनमें भी अभी भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनमें भी डीप डाउन जाके मैं बताऊंगी कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जिन पे आपका फोकस होना ही चाहिए।
उनमें आप गलत नहीं जा सकते हो। जब मैं आपकी इतनी हार्ड होल्डिंग कर रही हूँ कि मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि भाई ये 6 टॉपिक्स या ये 5 टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं, इसमें ये सब टॉपिक्स आपके बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग आफ्टर दिस। अगर इसके बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, देन आई थिंक यू नीड टू रीविजिट द गोल यू हैव सेट फॉर योर सेल्फ। और आपका गोल यूजुअली क्या होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, एक बार में पेपर निकल जाए मैम हमारा, राइट। चलिए, सो फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, राइट। तो उसमें फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिपीट थीम है, सेम टू सेम क्वेश्चन। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट वर्ड कहाँ यूज हुआ है, आपकी एनसीईआरटी इटसेल्फ में यूज हुआ है 2019 में क्वेश्चन, 2020 में क्वेश्चन। व्हाट डज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट मीन्स, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा है, बच्चे फिर भी गलत करके आ रहे हैं। अब बताओ इसमें कोई सा भी टीचर क्या करेगा, आपको नहीं गलती करनी है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट करी है। आप कहोगे मैम किस चीज़ की इन्वेस्टमेंट करी है? इन्वेस्टमेंट करी है आप अपने टाइम की। कौन सा टाइम? जो टाइम आप लगा रहे हो ये वीडियो देखने में। टाइम इज मनी दीज डेज। ये जो 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो आप लगा रहे हो, इससे डेफिनेटली आपको कुछ लेके जाना है वापस, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ आप अपने स्टडीज में। उससे आपकी स्टडी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। अदरवाइज नहीं कर पाते हो, देन दिस 30 मिनट्स इज वेस्ट फॉर यू, राइट। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई तो घोटना है उसको, ठीक है। बॉडीज रिलेटेड टू आरबीआई या बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगर आपको लगता है कि इस साल करंट अफेयर्स में बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई नई बॉडी बनाई गई है, कोई नई अथॉरिटी बनाई गई है, वो आपके पेपर में आएगी। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो लिंकिंग होती है। आप कहते हो ना मैम क्या हो रहा है, करंट अफेयर्स को कैसे लिंक कर रहे हैं स्टैटिक पोर्शन से। आपको पता है कि आपके स्टैटिक पोर्शन में बैंकिंग सिस्टम है, और बैंकिंग सिस्टम में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो अब कोई नई बॉडी आ रही है इस साल, जिस साल भी आप पेपर दे रहे हैं, 2023 में दे रहे हैं, 24 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, अगर उस साल कोई नई बॉडी फॉर्म होती है, कोई नई अथॉरिटी फॉर्म होती है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना, तो क्या वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगी एग्जाम्स के लिए? होगी। क्यों? कैसे पता चला? कि भाई हमने वीडियो देखा था, भाई बैंकिंग सिस्टम में जितनी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ कोई नई आ रही है, बेसिक तो पढ़ना है, स्टैटिक तो पढ़ना है, नई आती है तो उसको करंट अफेयर से उठा के अपने नोट्स में डालना है, ठीक है ना। फिर गवर्नर ऑफ आरबीआई, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आरबीआई को मनी एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब एक्सपैंड करने के जरिए किस तरीके से मनी इंक्रीज करना है गवर्नमेंट को, सॉरी आरबीआई को, व्हाट स्टेप्स इट विल टेक। क्या वो सीआरआर घटा देगी या बढ़ा देगी? क्या वो क्वालिटेटिव मेजर्स को रिसॉर्ट करेगी? अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो कौन सी पॉलिसी? तो ये चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग। प्लस अगर कोई नया टाइप ऑफ बैंक, जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जैसे कि नियो बैंक्स, ये इस साल के करंट अफेयर्स में थे, क्योंकि 22 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था बनाएंगे। अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, क्या कैपिटल लिमिट होती है, कौन इनको खोल सकता है, लाइसेंस कौन से एक्ट में लेना है, कौन ऑथराइज करेगा इनको, ये सारी चीज़ें क्या बैंकिंग का ही तो पार्ट हो गई। आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट, उसमें नई डेवलपमेंट हुई है डिजिटल बैंकिंग यूनिट, तो बस एकदम गोटा मारना है ये 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स का। नियो बैंक्स क्या होते हैं, फिर साथ साथ नियो बैंक्स किस तरीके से डिफरेंट है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बस एक बार सोच लीजिएगा जब आप डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और नियो बैंक्स पढ़ोगे, बस एक बार 1 मिनट के लिए कि अगर कोई डिफरेंस है इनमें, है तो वो कहाँ है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे टैकल, ये होना चाहिए। दैट शुड बी योर अप्रोच टूवर्ड्स दी सब्जेक्ट, ना कि ये 5 लाइनें लिखी है, ओके इनको रटा और आगे चले। अच्छा, ये फर्स्ट बार में होगा भी नहीं, मल्टीपल टाइम्स जब आप उस चीज़ को देखोगे, उसको रीविजिट करोगे, तभी तो कहते हैं मल्टीपल रिविजन्स। क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो एक्चुअली यही होता है कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे डिजिटल बैंकिंग यूनिट के, चलो वो याद हो गए, वो रिटेन भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है।
सेकंड टाइम जाओगे फिर आपको याद आएगा अच्छा कुछ नियो बैंक्स जैसा पड़ा था। क्या ये एक ही चीज़ है? उस टाइम आपका क्वेश्चन, आपका दिमाग आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर थर्ड टाइम में भी आप सोचोगे कि नहीं नहीं यार, इसका डिफरेंस भी एक बार ना देख लेते, क्या पता ये पिटफॉल यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल मॉक टेस्ट अलॉन्ग विथ स्ट्रैटेजिक स्टडी। ठीक है, चलो जी। फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी। ओहो, यहाँ पे देखिए क्या ब्लंडर। टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, नहीं जी, टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट एक्सपैंड करना चाहती है क्या पैसा? नहीं। गवर्नमेंट रिसेशन है तो किस टाइप की पॉलिसी को अपनाएगी? तो कहाँ पे? फिस्कल पॉलिसी में। टाइप्स ऑफ बजट, क्या क्या टाइप के बजट्स होते हैं? राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा। इफेक्टिव कौन सा? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? क्यों हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें से बोरिंग को हटा देते हैं? ये सारी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद कि कोई सा भी एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसका क्लासिफिकेशन आपको आना ही चाहिए, राइट? फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम चलेंगे, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट में भाई कोई मेजर ट्रेंड यूजुअली आपको कहाँ से मिलेगा? जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वहाँ पे आपके पास ग्राफ्स आते हैं। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, ठीक है। उसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में क्या ट्रेंड रहे हैं, एफडीआई में क्या ट्रेंड रहे हैं, आपको हर ग्राफ को नहीं मेमोराइज करना है। अगर किसी ग्राफ में मेजर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे डेफिनेटली मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी इंफॉर्मेशन उठानी है उसमें से, राइट? तो कोई अगर ट्रेंड फॉर्म हो रहा है, जैसे कि एफडीआई इनफ्लो में ट्रेंड फॉर्म हो रहा है कि इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, तो बस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इन बातों को बिल्कुल अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। जब इकोनॉमी स्टार्ट करोगे, जब भी, हो सकता है भाई आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, लेकिन आप जब भी इकोनॉमी सब्जेक्ट को उठाओगे अपने प्रीलिम्स के लिए, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो ट्वाइस। एक बार तो आपको नॉर्मल स्पीड से, सो दैट यू रिटेन। नेक्स्ट टाइम इसको 1.5 या 1.75 की स्पीड से देखना ही देखना है, क्योंकि इसमें जितना मैं बता रही हूँ जरूरी नहीं आप एक बार में उसको रिटेन कर लोगे। तो मैंने आपको क्या बताया, अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक सर्वे की। तो इकोनॉमिक सर्वे में उन ग्राफ्स पे आपको देखना है कि जहाँ पे कोई ट्रेंड बन रहा है। अच्छा हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मान लीजिए गोल्ड का इंपोर्ट पे कोई डेटा दिया हुआ है जो कि लग रहा है हाँ भाई, क्योंकि इस साल गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हुआ था। जैसे क्वेश्चन आया था एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पे, क्योंकि एडिबल ऑयल का इंपोर्ट इंक्रीज होता गया था। एक टाइम ऐसा आया था कि भाई इंडिया में बहुत दिक्कत हो गई, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक मिशन भी लेके आई, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, राइट? तो इस तरीके से आपकी चीज़ें जो हैं वो अप्रोच होनी चाहिए। सारी इकोनॉमी मत कवर करो, नहीं होती है तो, बट ये जो टॉपिक्स मेरे पीछे लिखे इनको तो आप घोट लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। चलो फिर फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स पे हर साल 2 क्वेश्चन पक्के हैं ही है। पिछले साल रिटेल डायरेक्ट स्कीम के ऊपर था। रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्यों आया क्वेश्चन, आपको क्या लगता है? क्या बोल रही हूं मैं? रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आप देखना एक बार पेपर उठा के, कौन सा 2022 का रिटेल डायरेक्ट स्कीम। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप जैसे मुझ जैसे इन्वेस्टर्स भी अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उसको परचेज कर सकेंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम कहाँ पढ़ रहे हैं? अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं। और मैं क्यों कहती हूँ कि एक कोई सी भी किताब पूरी इकोनॉमी नहीं कवर कर सकती। करंट अफेयर्स को कैसे अपडेट करोगे? इकोनॉमी में तो रोज चेंजेस होते हैं। तो भाई अगर गवर्नमेंट ने उसमें कोई रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है कि गवर्नमेंट ने ओपन कर दी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर रिटेल पार्टिसिपेशन, तो ये लो क्वेश्चन रिटेल डायरेक्ट स्कीम के ऊपर, राइट? तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इन्फ्लेशन वॉज इन न्यूज़, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स लाई। जब गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड्स लाई थी, जब गवर्नमेंट आज से कुछ साल पहले सॉवरेन SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लेके आई, उस साल आप पेपर में देख सकते हो। तो क्वेश्चन स्टेम कहाँ से कर रहा है? टॉपिक और थीम स्टेम कहाँ से कर रही है? यही टॉपिक्स हैं, यही थीम्स हैं।
देख लो अगर कोई रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट। फिर मत बोलना मैम इकोनॉमी टफ है, टेक्निकल है, जब मैं बता रही हूँ तरीका क्रैक करने का उसको, राइट। एंड लास्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन बहुत लाजमी है, क्योंकि कोविड के बाद इन्फ्लेशन की तो हाई तौबा मची हुई है। अभी दो टॉपिक ही तो सबसे ज़्यादा उसमें है, जो लाइमलाइट में है। फर्स्ट इज रिसेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन जस्ट नॉट इन इंडिया, इन्फ्लेशन जस्ट नॉट इन इंडिया बल्कि ऑन दी ग्लोबल लेवल। तो अभी भी अगर हम 2023 की भी बात करें, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि वेरियस कंट्रीज, वेरियस सेंट्रल बैंक्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अलग अलग तरीके के स्टेप्स ले ही रही हैं इन ऑर्डर टू व्हाट, इन ऑर्डर टू टेम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के लिए क्या पॉलिसीज लेके आती है, क्या इफेक्ट होता है फिस्कल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का इन्फ्लेशन के ऊपर। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड, जैसे एक डिफ्लेशन होता है, डिफ्लेशन किस तरीके से डिसइन्फ्लेशन से अलग है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। इन्फ्लेशन से रिलेटेड मान लीजिए अगले 3-4 महीने में, बिफोर 2023 है ना, 2023 का जो अटैम्प्ट है हमारा 28 मई को, मान लेते हैं कि भाई उससे पहले ना गवर्नमेंट कोई एक नया पॉलिसी ले आती है इन्फ्लेशन के ऊपर। वो पॉलिसी अभी आई नहीं है, मैं तो एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बना के, अपने मन से एग्जाम्पल बना के बता रही हूँ कि अगर 2023 में पेपर से पहले कुछ मेजर ब्रेक थ्रू पॉलिसी ले आती है गवर्नमेंट, किसके ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, वो पॉलिसी बिल्कुल आपके नोट्स का पार्ट होनी चाहिए। क्योंकि उसका कोई ना कोई, मैं ये नहीं पूछ रही पूरी की पूरी पॉलिसी पूछ लेंगे, मेंस का पेपर थोड़ी है, बट कोई ना कोई स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दैट पॉलिसी, किस तरीके से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है, वो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद जैसे कि कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे थे हम इन्फ्लेशन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अगर गवर्नमेंट लेती है तो इसमें से कौन से स्टेप से इन्फ्लेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशनरी हो सकता है कि कौन से इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ये सारी चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपका फोकस, आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। लास्ट में एक चीज़ बता देती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने अभी आपको बीच में बहुत डराया अभी, लेकिन अब आप थोड़ा सा सूदन अप करने का टाइम आ गया, क्योंकि वीडियो का अब थोड़ा सा हम एंड की तरफ चल रहे हैं। देखो बच्चा लोग, ऐसा है कि टर्न्स एंड ट्विस्ट को तो आप रोक ही नहीं सकते, बाउंसर्स आएंगे आएंगे, हर सब्जेक्ट में आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यू टेक एनी सब्जेक्ट, यू टेक इवन करंट अफेयर। करंट अफेयर्स कहाँ से आते हैं, इन्हीं सब्जेक्ट से तो आते हैं, राइट। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने भी नहीं है। कभी आपने सुना है कि किसी के 200 में से 200 आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा पेपर सेट किया ही नहीं होता कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। दे टेस्ट योर विजडम ऑल्सो, इस बात को गांठ बांध लो कि दे टेस्ट योर विजडम ऑल्सो, कि बच्चे को क्या इस चीज़ की परख है कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज़्यादा उसे इस बात की क्लैरिटी है कि कौन सा क्वेश्चन उसको छोड़ देना है। क्योंकि हर क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने के लिए नहीं बना होता है, वो आपको गड्ढे में गिराने के लिए, मतलब आपके नेगेटिव नंबर लाने के लिए होता है। तो आपको उस क्वेश्चन की भी बखूबी पहचान होनी चाहिए कि हर टर्न एंड ट्विस्ट पे घबराना नहीं है, बौखलाना नहीं है। ठीक है, दिया है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आ रहा, औरों को भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। ठीक है ना। फिर कोई रीसेंट डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस टॉपिक आपको टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, जैसे कि नियो बैंक, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी में कोई नया डेवलपमेंट हो जाता है, तो ये सब सारी, जैसे इस बार इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो होती है वो न्यूज़ में थी। क्यों? क्योंकि 3 क्वार्टर्स तक जो हमारी इन्फ्लेशन है वो आउट ऑफ टॉलरेंस बैंड थी। क्या वो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी भी बेसिक आएगा, वो आपसे पूछ लेंगे कि ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम है कब बनी थी, कौन बनाता है, कौन से एक्ट के अंडर बनी थी। और आप कहोगे मैम ये तो अरे पता होते हुए भी, हम तो मैम करंट अफेयर्स पढ़ गए, हमने बेसिक नहीं पढ़ा। कर लो बात, क्या है, पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उसके बाद करंट अफेयर्स है। क्या है, पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, फिर करंट अफेयर्स है हमारे। ठीक है। स्कीम्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव।
लेकिन मैं ये कहूँगी इसको एंड में मार्च ऑनवर्ड्स इसके ऊपर वर्क करना। और इनको भी एक तरीका होता है, सारी स्कीम्स एक साथ लेके मत बैठना, सारे रिपोर्ट एक साथ मत लेके बैठना। मान लीजिए 1 मार्च आ गई, ठीक है, 1 मार्च से अब हम क्या करेंगे, अगले 10 दिन रिपोर्ट्स रटेंगे, ठीक है ना। तो 1 मार्च को हमने 3 याद करी, वो तो याद रह जाएंगी। सेकंड को 3 याद करी, तो आप देख रहे हो 10 दिन में आपने कितनी रिपोर्ट्स या कितने इंडेक्सेस कर लिए, 3 पर डे कर रहे हो ना, तो 10 दिन में आपने 30 कर लिए। और ऑलमोस्ट 30 to 40 इंडेक्सेस ही होते हैं, 20 रिपोर्ट्स अराउंड ही होती हैं। स्कीम्स भी सारी नहीं करनी होती। स्कीम्स कौन सी, जो बजट में आई हैं वो तो छोड़नी ही नहीं है। और कोई ऐसी स्कीम जिसको इस पर्टिकुलर ईयर में जब आप पेपर दे रहे हो उससे प्रीसीडिंग ईयर में 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रिवोक कर दी है गवर्नमेंट ने, मतलब कॉल ऑफ कर दी है, या कोई अचानक से गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी, वो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल की या पिछले 5 साल की सारी स्कीम्स आपने क्या है मगअप कर लिए, नहीं। और ये मगिंग अप वाला काम कब स्टार्ट करना है आपको, ये आपको स्टार्ट करना है मार्च ऑनवर्ड्स। रोज 3 छोटे छोटे, कितनी देर लगेगी 3 इंडेक्सेस को याद करने में, 15 मिनट 20 मिनट। बट सेटिस्फैक्शन आज मेरी 3, रोज रोज छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके, एक साथ अपने ऊपर ओवरलोड नहीं करना है सिस्टम को, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, अच्छा बहुत सारे बच्चों को एक ये पेन पॉइंट रहता है, मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एफर्ट डाले कि नहीं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आएगा एक ही माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और हो सकता ना भी आए, बट येस अगर हम पैटर्न देखें तो 2019 में और एक शायद 21 में भी एक क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, ठीक है ना, 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत लिमिटेड से टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड से टॉपिक है। मान लीजिए 10-12 टॉपिक होंगे, ठीक है ना। अगर वो 10-12 टॉपिक पढ़ने, 10-12, ठीक है ना, एक ही चैप्टर के 10-12 टॉपिक पढ़ने से मेरे 2 नंबर सिक्योर हो रहे हैं, तो क्यों नहीं करूँ। क्योंकि अल्टीमेटली फाइट, देखिए 50-60 नंबर सब स्कोर कर लेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। 30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हर स्टूडेंट आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। उसके बाद वो स्टूडेंट जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे वही अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसने कुछ मॉक्स दिए हैं, ठीक है ना, करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया था। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, वो वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने रिपीटेड एक्सपोजर प्लस उसको ये पता चल चुका है, क्योंकि उसने इतने मॉक्स दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और इस क्वेश्चन में मैं चांस ले सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या फाइट एक नंबर की बढ़ जाती है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि उस फाइट में आप हारे ना। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ जो टॉपिक्स हैं, चुनिंदा टॉपिक्स हैं, उनको करके जाना ही जाना है। और इन सबसे इम्पॉर्टेंट, सारी मैंने रामायण, सारी मैंने कहानी, सारी मैंने स्टोरी सुना दी, एंड में क्या है एक बात, कि ये जो मैंने बातें जितनी भी बोली हैं, इसको जितनी जल्दी अपने अंदर डाल लोगे, अपनी प्रिपरेशन में डाल दोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे होगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्टडीज़ हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। सो विशिंग यू all the best from my side. I hope आप economy, and just not an economy, be it any subject or in fact entire आपका जो prelims का paper है, you come out with flying colors and make all of your educators proud. All the best and goodbye.